अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अवैस अहमद। आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अहम टॉपिक है। और वो टॉपिक है कि डिप्रेशन का जेनेटिक के साथ क्या लिंक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हमारे दुनिया की 350 मिलियन यानी 350 मिलियन पीपल ये डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन ये फैमिलीज़ में भी रन करता है और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। बाज़ लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं, लेकिन गोलियों के बगैर वो ठीक नहीं रहते हैं। आखिरकार डिप्रेशन क्या इस बंदे की अपनी करतूतों की वजह से होता है या जेनेटिक का इसके साथ कोई लिंक है? डिप्रेशन आप लोगों ने सुना होगा हज़ार बार कि डिप्रेशन का मज़हब से बहुत डीप ताल्लुक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्या होली एंड सोली मज़हब से दूरी की वजह से एक बंदा डिप्रेस होता है उसकी लाइफ में, या कोई और भी फैक्टर्स है जिसकी वजह से एक बंदा डिप्रेशन की तरफ चला जाता है? तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक थ्योरी शेयर करना चाहता हूँ डिप्रेशन की, और वो थ्योरी है मानो अमाइन थ्योरी। एक साइंटिस्ट था, जोसेफ उसका नाम था। हिस्ट्री में उन्होंने पहली मरतबा ये हिम्मत की कि 1960 में उन्होंने डिप्रेशन का जेनेटिक के साथ क्या लिंक है इसके बारे में उन्होंने ये थ्योरी पेश की। इस मानो अमाइन थ्योरी के मुताबिक हमारे बॉडी में मानो अमाइन न्यूरो मीडिएटर्स है। 3 मानो अमाइन न्यूरो मीडिएटर्स है। एक का नाम है सेरोटोनिन, दूसरे का नाम है नॉरएपिनेफ्राइन और तीसरे का नाम है डोपामीन। ये 3 केमिकल्स हमारे इमोशंस के साथ, हमारे फीलिंग्स के साथ, हमारे एम्पैथी, सिंपैथी, हमारे लव, अफेक्शंस, इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इन तीनों में इम्बैलेंस आ जाए तो बंदा डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। अगर इनकी लेवल कम हो जाए हमारी बॉडी में तो हम मुख्तलिफ किस्म के जहनी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो मानो अमाइन थ्योरी के मुताबिक इन न्यूरो मीडिएटर्स की जो प्रोडक्शन है इसके पीछे कुछ जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। वो जीन्स अगर वेरिएशन उन जीन में आ जाए, उन जीन्स में म्यूटेशन हो जाए नेचुरली, मतलब पैदाइशी आप पैदा हो गए ऐसे जीन्स के साथ जिसमें म्यूटेशन हुआ है, इसमें वेरिएशन आया है, तो आपके जो न्यूरो मीडिएटर्स है ये 3 मानो अमाइन न्यूरो मीडिएटर्स सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्राइन और डोपामीन, इसकी लेवल सही तरह से आपकी बॉडी में नहीं होगी। अगर इसकी लेवल आपकी बॉडी में सही तरह से नहीं होगी तो आप डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। तो ये तो जेनेटिक फैक्टर हो गया। इसका आपके मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर जेनेटिकली मादर और फादर से आप में ये जीन्स डिफेक्टिव आ रहे हैं तो आपको लाजमी डिप्रेशन होगा। आप हज़ार बार मुत्तकी क्यों ना हो, आपका लाइफ स्टाइल चाहे जिस फैमिली में भी हो, जिस क्लास, जिस तरह से भी आप हो, आपको डिप्रेशन होगा, क्योंकि ये जेनेटिक बेस है। ये मदर और फादर से आपको आ रहा है, हेरिटेबिलिटी बेस्ड है। तो हेरिटेबिलिटी बेस्ड डिप्रेशन को आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से ख़त्म कर सकते हैं, ऐसे आप ख़त्म इसको नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि जीन्स हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं, उन सारी कोडिंग इसके पीछे जो चीज़ करती है वो है जीन्स। यानी जीन्स कहेगा कि हमारी स्किन का कलर क्या होगा, हमारी बॉडी का हाइट क्या होगा, हमारे आइज़ का कलर क्या होगा। इन सारी चीज़ों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ है वो है जीन्स। जीन्स हमारी बॉडी का हर प्रोटीन बनाता है। अगर जीन्स डिफेक्टिव हो जाए तो हमारी बॉडी के प्रोटीन्स भी डिफेक्टिव होंगे। अगर जीन डिफेक्टिव हो जाए, जीन में कोई मसला आ जाए, तो इसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट भी ठीक प्रोडक्ट नहीं होगा। इन द सेम वे जीन्स हमारे बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन को भी बनाते हैं। अगर जीन्स में वेरिएशन आ गया, म्यूटेशन आ गया या जीन में कोई डिफेक्ट आ गया तो उसी डिफेक्ट की वजह से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो केमिकल बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। यानी हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स है वो केमिकल लो होंगे, उसकी बैलेंस सही तरह से नहीं होगी, तो आप डिप्रेशन की तरफ जाएगा। तो इसका मेरे ख्याल में मज़हब के साथ, इसका आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपके जीन्स में ये मसला है तो ये मसला आपके साथ टिल टू द एंड होगा। जब तक आप जिंदा है तो ये मसला आपके साथ रहेगा, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि तारिक जमील साहब के बेटे ने खुदकशी की, सुसाइड उसने किया। तारिक जमील साहब ने अपने बेटों को कहा इस्लाम नहीं सिखाया था, ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है। मज़हब एक फैक्टर है, मज़हब हो सकता है एक फैक्टर, और मज़हब की जो डिप्रेशन है मैं आप लोगों को बाद में क्लियर बताता हूँ कि मज़हब वाला जो डिप्रेशन है वो कौन सा डिप्रेशन होता है, और जो जहनी बीमारी है तो वो कौन सी कंडीशंस होती है। इन दोनों की डिस्टिंक्शन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन अगर जेनेटिक में आप लोगों को ये मसला है, आपकी जीन्स में कोई डिफेक्ट है, तो इसके रिजल्ट में जो न्यूरो ट्रांसमीटर बनते हैं, जो केमिकल आपके दिमाग में बनते हैं, वो केमिकल में इम्बैलेंस होगा। और इम्बैलेंस अगर होगा तो इसका किसी भी फैक्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। आपके जीन्स में ये चीज़ है तो आपके लाइफ में ये चीज़ें होगी, आप प्रीडिस्पोजिशन आपका होगा डिप्रेशन की तरफ। बाइपोलर डिसऑर्डर का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। बाइपोलर डिसऑर्डर ये एक जहनी बीमारी है जिसमें एक बंदा 2 कंडीशंस में
रहता है, या तो वो हाई लेवल ऑफ एक्साइटेशन पे होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, या वो बहुत ज़्यादा खपा होता है। इन दो लेवल पे होता है, वो मॉडरेट लेवल पे नहीं होता है, मतलब ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, या बहुत ज़्यादा खुश होगा या बहुत ज़्यादा खपा होगा। तो रिसर्च के मुताबिक हाफ ऑफ द पीपल जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो उनके फैमिली में भी बाइपोलर डिसऑर्डर थी, यानी 50% लोग जिनमें बाइपोलर डिसऑर्डर है तो ये उनके फैमिलीज़ में रन करता है, उनको मदर एंड फादर से ये चीज़ आई है। उनका बजाते खुद इसमें कोई कसूर नहीं है, वो बजाते खुद मासूम है, ये बीमारी उसके मदर और फादर में थी तो अभी इसमें है। इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप कम डरपोक हो या आप बुज़दिल हो या आप कंडीशन को हैंडल नहीं कर सकते, बस उस मदर और फादर में थी, उसकी सारी केमिस्ट्री ब्रेन की ऐसी बनी है, मदर और फादर से ही तो आता है डेफिनेटली, तो उसकी सारी ब्रेन की केमिस्ट्री ऐसी है। अब उसको आप क्यों कहते हैं कि आप टेंशन हो, आप डिप्रेशन का शिकार क्यों हो गए हो, ये चीज़ तो बेचारे का इसमें क्या कसूर है। फिर हमारा माशरे उनके पीछे लग जाता है कि आप इसके लिए गुलिया लोगे तो आप पता नहीं लगता क्या क्या गुनाह करते हो, अजीब अजीब सी बातें वो लोग बनाते हैं। अगर दो लोग हैं, दो ट्विन हैं, एक ट्विन बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है तो 60 to 80% ये चांसेस है कि जो दूसरा ट्विन है वो भी बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो जाए। तो मॉडर्न साइंटिस्ट इस कोशिश में लगे रहे कि वो कौन सा जीन है जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। वो कहते हैं कि अगर हम इस जीन को फाइंड करें, जिस जीन की वजह से ये डिप्रेशन का इशू है, तो हम पर्सनलाइज्ड एक एक बंदे की ट्रीटमेंट करेंगे। एक बंदा है, उसमें एक जीन रिस्पॉन्सिबल है डिप्रेशन के लिए, तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से उस जीन की जो ख़राबी है उसको ठीक करेंगे, और उसको ठीक करने के बाद वो बंदा, उसका जीन सही प्रोटीन बनाएगा, सही प्रोटीन सही केमिकल बनाएंगे, तो उस बंदे की डिप्रेशन ख़त्म होगी। तो साइंटिस्ट इस रिसर्च पे लगे हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम उस जीन को फाइंड करें जिस जीन की वजह से डिप्रेशन होता है, क्योंकि डिप्रेशन का जेनेटिक के साथ लिंक है। डिप्रेशन फैमिलीज में रन करता है, 40% डिप्रेशन फैमिलीज में रन करता है, 60% तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, लेकिन 40% को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि क्या ऐसी कौन सा ऐसा जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस कल्प्रिट के लिए, इस डिप्रेशन के लिए। तो वो इस जीन को फाइंड करने में लगे हैं। अगर इस जीन को फाइंड करें तो वो आसानी से लोगों की ट्रीटमेंट कर सकते। हमारे डीएनए में एक जीन है जिसको कहते हैं SERT जीन्स, SERT। जी जीन रिस्पॉन्सिबल है एक केमिकल की प्रोडक्शन के लिए, और वो केमिकल है सेरोटोनिन का। सेरोटोनिन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। सेरोटोनिन जिसको हैप्पीनेस वाला केमिकल भी कहते हैं। सेरोटोनिन हमारा मूड स्टेबलाइजर है, ये हमें खुश रखता है इन सिंपल लैंग्वेज में। अगर और इसकी प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, वो है SERT जीन्स। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर SERT जीन्स में कोई डिफेक्ट आ गया, कोई वेरिएशन आ गया, कोई म्यूटेशन आ गया, कोई चेंज SERT जीन में आ गया, तो उसकी वजह से जो रिजल्टेंट आपका प्रोडक्ट बनेगा, जो रिजल्टेंट सेरोटोनिन बनेगा, तो वो सही से नहीं बनेगा। मतलब एक जीन है वो ख़राब हो गया, SERT जीन ख़राब हो गया, SERT जीन के बाद उसका जो प्रोडक्ट होगा तो क्या वो सही होगा? प्रोडक्ट भी ख़राब होगा ना। तो अगर प्रोडक्ट जिसका सेरोटोनिन है वो ख़राब हो जाता है तो बंदा डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। तो वो कहते हैं कि अगर SERT जीन्स में कोई डिफेक्ट और वेरिएशन आ जाए तो उसकी वजह से सेरोटोनिन इम्बैलेंस होगा, और सेरोटोनिन इम्बैलेंस की वजह से एक बंदा डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा। एक और जीन है जिसका नाम है COMT जीन। COMT जीन्स ये एक एंजाइम की प्रोडक्शन करता है, और वो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है डोपामीन की प्रोडक्शन के लिए। अगर डोपामीन की प्रोडक्शन सही से नहीं होगी तो आपका रिवार्ड एंड पनिशमेंट सेंटर पूरा ख़राब हो जाएगा। आपको मतलब रिवार्ड से भी कोई ताल्लुक नहीं होगा, पनिशमेंट का तो मतलब जो नेचुरल फिजियोलॉजी है आपकी ब्रेन की, जो नेचुरल मैकेनिज्म है वो ख़राब हो जाएगा। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि COMT जीन में अगर कोई वेरिएशन आ जाए, उसमें कोई म्यूटेशन आ जाए, तो इस म्यूटेशन की वजह से आपको डोपामीन इम्बैलेंस होगा, डोपामीन की डिफिशिएंसी होगी, डोपामीन की डिफिशिएंसी की वजह से आप डिप्रेशन की तरफ चल सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और वो ये है कि डिप्रेशन मदर की वजह से होता है या फादर की वजह से। मतलब ये डिप्रेशन मदर की वजह से बच्चों में आता है या फादर की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर डिप्रेशन फीमेल्स में पाया जाता है। फीमेल्स की बॉडी कमज़ोर होती है, उसकी सारी मैकेनिज्म कमज़ोर होती है मर्द के मुकाबले में, नेचुरल क्रिएशन ऐसी है। तो क्या ये मदर से आएगी या फादर से आएगी? तो साइंटिस्ट कहते हैं कि हम होली एंड सोली ऐसा नहीं कह सकते कि मदर से आती है या फादर से, दोनों कुछ हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ जीन्स मदर से आएगी और उसकी वजह से आप में डिप्रेशन होगा, और कुछ जीन्स फादर से आएगी, यानी दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों आपको कुछ अपना मीरास देते हैं, अपने जीन्स देते हैं, जिसकी वजह से आपको लेटर लाइफ में डिप्रेशन हो सकता है। इस वीडियो का मेरा मकसद क्या था, मैंने क्यों ये वीडियो बनाई? हमारी सोसाइटी में आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार होते हैं। वो बेचारे फिर ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकते साइकोलॉजिस्ट के पास। वो सोचते हैं कि अगर मैं ट्रीटमेंट के लिए गया तो सोसाइटी वाले मुझे क्या कंसिडर करेंगे, वो तो मुझे पागल, जहनी बीमार, वो मुझे टेंशन ही कंसिडर करेंगे। ओ भाई तू ले रहा है, तू मेडिसिन क्यों लेता है, तुम्हें मूड स्विंग का मसला है,
तू क्यों डिप्रेस हो रहा है, तू क्या नमाज नहीं पढ़ता, तू क्या रोज़े नहीं रखता, कुरान की तिलावत नहीं करता ना, तो इसलिए डिप्रेस हुआ है, तूने सुबह की नमाज नहीं पढ़ी थी, इसी वजह से आप डिप्रेस हो गए। तो तरह तरह की सोसाइटी फिर आपको कहेगी कि यार आप इसी वजह से डिप्रेस्ड हो, आप माँ बाप की खिदमत नहीं करते, आप सही से वर्क नहीं करते, आप कोई गुनाह में मुब्तला है, आप मोबाइल सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन आपने अपनी सोसाइटी में देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिरे से नमाज नहीं पढ़ते, जो सिरे से एजुकेशन से ख़बर भी नहीं होते, उन लोगों में आपने डिप्रेशन नहीं देखा। क्यों? डिप्रेशन गधे को नहीं होता, डिप्रेशन उन लोगों को होता है जो सेंसिटिव लोग होते हैं, जिनमें एम्पैथी होती है, जो माशरे को फील कर सकते हैं, जिनमें दर्द दुख होता है, जो इंसानियत को समझ सकते हैं, उन लोगों में डिप्रेशन हो सकता है। जिन लोगों में एम्पैथी नहीं होती, जिन लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो वो क्यों डिप्रेशन की तरफ जाएंगे? डिप्रेशन की तरफ वो बंदा जाएगा जो हार्ड वर्कर है, जो मेहनती है, जो मेहनत करता है, जो पढ़ाई करता है, जो कोई भी काम करता है, तो वो डिप्रेशन की तरफ जाएगा। डिप्रेशन की तरफ वो इसलिए जाता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, कंसिक्वेंसेस नहीं आ रहे हैं, उसको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं हो रही, उस बेचारे के इसमें क्या कसूर है? उसकी ब्रेन की जो केमिस्ट्री है वो अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है। अब आप उसको क्यों कसूरवार बनाते हैं? वो बंदा सोसाइटी की वजह से मेडिसिन नहीं ले सकता, वो बंदा सोसाइटी की वजह से साइकेट्रिस्ट के पास नहीं ले जा सकता, हर डॉक्टर के पास जाएगा, लेकिन अगर साइकेट्रिस्ट के पास गया ना, तो वो कहेंगे कि यार आप जहनी बीमार हो, आप पागल हो, आप नमाज नहीं पढ़ते, आप पता नहीं जिक्र नहीं करते, इसी वजह से आप डिप्रेस हो। तो सोसाइटी आपको तरह तरह की बातें सुनाएंगी, लेकिन ये बिल्कुल भी इसके बरअक्स है। जहनी बीमारी सिर्फ और सिर्फ वो शख्स अंडरस्टैंड कर सकता है जिस शख्स पे ये बीमारी गुजरी हो। जिस शख्स पे ये बीमारी ना गुजरी, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो फील नहीं कर सकता कि आखिरकार क्या हो रहा है। जहनी बीमारी एक बंदे को बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ में मुब्तला करती है, जो दुख और तकलीफ सिर्फ और सिर्फ आप फील कर सकते हैं, कोई दूसरा बंदा फील नहीं कर सकता। सिर्फ आप होगे और सिर्फ आपका रब होगा जो आपको फील कर सकता है, कोई दूसरा आपको फील नहीं कर सकता। और इसके बावजूद लोग आते हैं सोसाइटी में, पता नहीं लगता, और आपको तरह तरह की बातें सुनाएंगे। आप क्यों डिप्रेशन की गोलियाँ खा रहे हैं, आप क्यों एंजाइटी के लिए मेडिसिन ले रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि एंजाइटी और डिप्रेशन ये केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है। अगर आपकी बॉडी में सेरोटोनिन की कमी आ गई, डोपामिन की कमी आ गई या नॉरएपिनेफ्राइन, तो उसी वजह से आपको एंजाइटी और डिप्रेशन होगी। तो मुझे ये बताएं कि क्या स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि खतरनाक बीमारी है, उसके लिए तो आप मेडिसिन लेते हैं, तो क्या वो केमिकल इम्बैलेंस की वजह से नहीं है? या जो दूसरे जहनी बीमारियाँ हैं, एपिलेप्सी etc, तो क्या ये केमिकल इम्बैलेंस की वजह से नहीं हो सकते? तो दीगर जो जहनी बीमारियाँ हैं, आप तो उनको कहते हैं कि यार ये तो आपका कोई नेचुरल केमिकल इम्बैलेंस है, उसी वजह से आपको हो सकता है। लेकिन डिप्रेशन और एंजाइटी ये भी तो केमिकल इम्बैलेंस है। कुछ लोगों के दिमाग अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए होते हैं, कमज़ोर दिमाग उनके बनाए गए थे, तो उसी वजह से मैं ये नहीं कहता हर एक बंदे को अल्लाह ताला ने एक सही इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाया है, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए इम्तिहान होते हैं अल्लाह की तरफ से। मतलब वो स्ट्रेस को उस लेवल तक हैंडल नहीं कर सकते, तो ये उसी वजह से उसकी ब्रेन की स्ट्रक्चर इतनी मजबूत नहीं है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस को, मामूली सा स्ट्रेस को हैंडल कर सके। तो आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि ये आपकी ज़ाती करतूतों की वजह से है, ये अल्लाह ताला ने उसको बनाया, उसके ब्रेन की फॉर्मेशन ऐसी हुई, इसकी ब्रेन की केमिस्ट्री ऐसी है, इसी वजह से। आप लोगों ने हमारे घरों के माहौल को देखा होगा, वहाँ पे बच्चों को सिरे से तवज्जो नहीं दी जाती, बच्चे हमेशा डिप्रेस होते हैं। बड़े अगर गुस्सा ना करें तो उसको तो कोई बड़ा कंसिडर ही नहीं करता, और वो इस पर बहुत खुश होता है कि मैंने अपने बच्चों को मारा, मैं उन पर गुस्सा हो गया। लेकिन हमारी ब्रेन की जो इनिशियल फॉर्मेशन होती है वो बचपन में होती है। हमारी न्यूरॉन की एक थ्योरी है, वो ये है कि यूज़ और लॉस। आप अपने न्यूरॉन को या तो यूज़ करोगे या लॉस करोगे स्टार्ट के दौरान में। तो अगर स्टार्टिंग वक्त में हमारा ब्रेन बनता है पहले सालों में, बचपन के पहले सालों में, अगर आप उस टाइम बच्चों पे गुस्सा करोगे, उस टाइम बच्चों को डिप्रेस रखोगे, तो लेटर लाइफ में उसकी ब्रेन आपने ऐसी बनाई, वो डिप्रेस तो होगी। अगर आप बच्चे को सही से ट्रीट नहीं करते, आप चाइल्ड अब्यूज़ करते हो, आप सेक्सुअल अब्यूज़ करते हो, हमारे मुल्क में टेररिज्म के साथ तक गया है, तो टेररिस्ट अटैक यहाँ पे हो रहा है, फिर भी आप कहोगे कि यार एक बच्चा डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएगा। क्यों वो नहीं जाएगा? एक बच्चा, उसके माँ बाप टेरर अटैक में पौपात पा गए, तो क्या वो बच्चा डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएगा? मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। वो स्टोरी है वज़ीरिस्तान की एक लड़के की। एक वज़ीरिस्तान का लड़का था, उसके बारे में ये मशहूर था कि वो क्लास में अचानक उठता है और टीचर से सारे बोर्ड को साफ करता है। तो एक टीचर था, उन्होंने कहा कि यार देयर विल बी सम अंडरलाइंग काज, क्या मसला होगा इस बंदे के साथ जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहा है। तो एक दिन वो उठ गए और सारा बोर्ड साफ कर दिया, तो और फिर रोने लगा। तो टीचर उसके पास गया और उनसे पूछा कि आखिरकार वजह क्या है कि आप बोर्ड को साफ करते हो फिर रोने लगते हो, एक्टिंग कर रहे हो या कोई वजह है? तो उन्होंने कहा कि एक दिन मैं अपने घर आया वज़ीरिस्तान में, मैं एक दिन घर से बाहर गया था बाज़ार,
बाज़ार में मैं था तो ड्रोन अटैक हो गया, और वो ड्रोन अटैक में मेरे घर के जितने लोग थे सारे मर गए। जब मैं वापस आ गया घर पे मैं क्या देखता हूँ कि मेरे जितने फैमिलीज़ वाले हैं सारे मरे हैं। तो मैंने किसी की सर, किसी के हाथ, किसी की मतलब जितने बॉडी पार्ट्स पड़े थे मैंने उन सारों को इकट्ठा कर दिया और उनको एक शॉपर में बंद कर दिया। तो आप खुद सोचें, अगर एक बंदे को ये चीज़ें उसकी लाइफ में आ जाए, इतनी इतनी जो पैथेटिक चीज़ है उसकी लाइफ में आ जाए, फिर उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएगा? वो लाजमी डिप्रेशन की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारी मुल्क की कंडीशन ऐसी है, हमारी सोसाइटी की कंडीशन ऐसी पैथेटिक और काबिल रहम कंडीशन है। हमारे बच्चों को सही तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, उनको सही तरह से वैल्यू नहीं दी जाती। तो अगर एक बंदा डिप्रेस है तो आप उनकी हेल्प करें, उनकी काउंसलिंग करें, आप उनको सपोर्ट करें, बजाय ये कि आप उसको बातें सुनाएं कि आपका ये मज़हब की वजह से हुआ है, आप नमाज रोज़ा नहीं रखते। मैं आपको करोड़ों ऐसे लोग बताता हूँ जो ना नमाज जानते हैं ना रोज़ा जानते हैं, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ में डिप्रेस नहीं था। जमील साहब का बेटा तो आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर वो आप कहेंगे कि वो नेचुरल केमिकल इम्बैलेंस है, तो जो अदर लोग हैं जिनको डिप्रेशन और एंजाइटी है उसकी लाइफ में, तो उनके ब्रेन में भी तो केमिकल इम्बैलेंस है। तो आप कैसे एक को केमिकल इम्बैलेंस करार देते हैं और दूसरे को केमिकल इम्बैलेंस कंसिडर ही नहीं करते? तो डिप्रेशन ये एक जहनी बीमारी है, ये ना कोई जिन का मसला है ना कोई और चीज़। मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक ये एक जहनी बीमारी है, इसका ताल्लुक 40% जीन से है, आपका मदर एंड फादर से 40% लोगों में आता है। अगर मदर और फादर से नहीं आए तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक आयरन डिफिशिएंसी, एनीमिया, प्रेगनेंसी में आपने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली, फिर उसके बाद चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, टेरर अटैक्स हो गए, इन सारी वजह से डिप्रेशन बनता है। डिप्रेशन मल्टीफैक्टोरियल चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से नहीं बनता। तो खुदारा अगर आप लोगों की सोसाइटी में कोई बंदा है जो डिप्रेस है, जो एंजाइटी का शिकार है, आप वजह इसके कि उसको बातें सुनाएं, आप उसको सपोर्ट करें। वो खुद हैंडल नहीं कर सकता, आप हैंडल कर सकते हो। ये आपका कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ने आपको आपके ब्रेन को ऐसा बनाया है। और जो दूसरा बंदा है तो आप बजाय इसके कि उसको बातें सुनाएं तो आप उसको सपोर्ट करें, उसकी दिल से आपके लिए दुआएं निकलेंगी, क्योंकि डिप्रेस बंदे को अल्लाह के सिवा मेरे ख्याल में इस दुनिया में कोई और फील नहीं कर सकता। और वो दूसरा बंदा जो बजाते खुद इस डिप्रेशन का शिकार हो तो वो सिर्फ फील कर सकता है, बाकी कोई फील ही नहीं कर सकता, भाई कोई समझ ही नहीं सकता कि आखिरकार होता क्या है इसके साथ। तो मेरा आप लोग सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग जहनी बीमारी का शिकार है तो काइंडली आप लोग उनको ताने ना दें, आप लोग उनको बातें ना सुनाएं, आप लोग उनको सपोर्ट करें, उनकी काउंसलिंग करें जितनी हद तक पॉसिबल है। तो आप उनको प्रोवाइड करें अपनी सपोर्ट, ताकि वो सुसाइड की तरफ तो ना जाए ना। मैं आप लोगों को एक सिंपल मिसाल देता हूँ। एक बंदा है, वो उसको पैनिक अटैक्स हो रहा है, उसको एंजाइटी है या डिप्रेशन है, जो भी मसला है, स्किज़ोफ्रेनिया है, और आप उसको कहते हो कि यार मेडिसिन ना लो, जहनी बीमारी है, आप नमाज़ पढ़ो, रोज़ा करो, जिक्र, वो भी एक फैक्टर है, मैं ऐसा नहीं कहता, वो भी एक फैक्टर है। CBT फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है और मज़हब से कोई बेहतर CBT नहीं है, उसका मैं इनकार नहीं करता। लेकिन अगर आप उसको इन चीज़ों पर लगाओगे कि आप नमाज रोज़ा और ये चीज़ें रखो, ये एक जहनी बीमारी है जिस तरह की दूसरी बीमारियाँ हैं, ये भी एक बीमारी है। तो आप इलाज के लिए, इलाज सुन्नत है, दवा और दुआ दोनों सुन्नत है, तो आप उसको इलाज के लिए नहीं भिजवा रहे, तो अब उसको क्या मसला होगा? वो डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करेगा, पैनिक अटैक्स हो गया, उसकी फैमिली परेशान होगी, वो खुद परेशान होगी, वो सुसाइड की तरफ जा सकता है। सुसाइड हराम है इस्लाम में। तो मैं अगर आप उनको बजाय इसके आप उनको कहें कि यार एक अच्छी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आप एसिटाइलोप्रान स्टार्ट करें, फिर ऑक्सीजन ऐसे मेडिसिन स्टार्ट करें, साइकियाट्रिस्ट उसको कहता है, तो उसकी वजह से उस बंदी की लाइफ ठीक हो जाएगी, वो एक माशरे का बेहतरीन फर्द बन सकता है। लेकिन अगर उसकी सही ट्रीटमेंट की जाए तो हमारे मुल्क में ये बहुत बड़ा मसला है कि जिस बंदे को ये मसला होता है तो उसको ताने लोग देते हैं, उसको पता नहीं लगता क्या क्या बातें सुनाई जाती है। तो मेरा सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में कोई भी जहनी बीमारी का शिकार है, चाहे वो मामूली जहनी बीमारी क्यों ना हो, तो आपको चाहिए कि आप उसको हद से ज़्यादा सपोर्ट करें, हद से ज़्यादा सपोर्ट करें, सिर्फ सपोर्ट ना करें, हद से ज़्यादा सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।